दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ख़ास है। आप वीडियो के टाइटल से समझ ही गए हैं कि हम किस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जिसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच, जो कि संवैधानिक बेंच है, उनके द्वारा सुनवाई की जा रही है। उस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ एएमयू के इतिहास पर भी हम थोड़ा सा रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। अब आप ये भी जानते हैं कि एएमयू के संबंध में, उसके माइनॉरिटी स्टेटस के संबंध में जो याचिका सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सुनी जा रही थी, 11 जनवरी 2024 से लेकर 3 दिनों तक उस पर सुनवाई चली। फिलहाल वह सुनवाई स्थगित है और तब से लेकर अब तक आपको तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया या सोशल मीडिया से बहुत सारी खबरें मिल रही हैं। फिर हमारा वीडियो आज का, जिसको हम खास कर रहे हैं, खास क्यों है? ये खास इसलिए है कि मैंने भी कुछ वीडियो को, कुछ न्यूज़ को, कुछ अखबारों को देखा है। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी हुआ, वैसा आपको खबरों में नहीं बताया जा रहा। मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको कुछ सच्चाई से रूबरू कराया जाए, कुछ हकीकत से रूबरू कराया जाए, और ऐतिहासिक, जैसे मैंने कहा, उसके जो धूल है, जम चुकी है उसके पन्नों पर, उस पर भी हम उसको साफ करने की कोशिश करेंगे। चूँकि पिछले 3-4 दिनों में मैंने बहुत से ऐसे लोगों से बात की जो एएमयू से फारिग हैं, बहुत पुराने स्टूडेंट्स भी हैं, लेकिन फिर भी कुछ मोटी मोटी बातें उन्हें भी नहीं मालूम। इससे लगा ये कि ज़रूरत है कि हम उन बातों को समझें। चूँकि एक पेचीदा मामला हो गया है, रिजिड मामला हो गया है, काफ़ी पुराना हो गया है। यूँ समझिएगा कि जिस दिन विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, तब से ही इसके साथ विवादों को भी स्थापित कर दिया गया, या विवाद स्थापित हो गए। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को प्लीज़ आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मैंने इस पर 3-4 दिन थोड़ा सा जो भी मेहनत मैं कर सकता था, करने के बाद ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, आज़ादी के 72 साल पहले, यानी कि जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, तब विजनरी पर्सन सर सैयद अहमद खान ने एक स्कूल की स्थापना की थी, जिस स्कूल को एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जाना जाता है। सर सैयद की मौत के बाद लोगों ने सोचा कि अब इस स्कूल को आगे बढ़ाया जाए, इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए, उसकी शक्ल दी जाए। आपको ये भी पता है कि उस वक्त तक हमारा मुल्क आज़ाद नहीं हुआ था, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी लागू नहीं हुआ था, और जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आया तो यूजीसी नाम की कोई संस्था भी ज़मीन पर नहीं थी। उस समय की सरकार के सामने मुस्लिम पक्ष द्वारा प्रस्ताव रखा गया। दरअसल सर सैयद अहमद खान, यहाँ यह भी बताना ज़रूरी है कि मुसलमानों की एजुकेशन के प्रति रुख को देखते हुए ये चाहते थे कि इन्हें मॉडर्न एजुकेशन की तरफ लाया जाए, साइंटिफिक, साइंस की एजुकेशन, साइंटिफिक एजुकेशन और इंग्लिश की तरफ भी लाया जाए। इसी मकसद से उन्होंने स्कूल की स्थापना की थी, और इसी मकसद से ये यूनिवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को शिक्षा से जोड़ने के लिए, एजुकेशन से जोड़ने के लिए, हायर एजुकेशन में आगे लाने के लिए कायम की गई थी। उस समय की सरकार ने इनसे कहा, मुस्लिम पक्ष से, जिन्होंने एक बाकायदा कमेटी बनाई थी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी एसोसिएशन के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था यूनिवर्सिटी बनाने के मकसद से, उनसे कहा कि यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए 30 लाख रुपए की ज़रूरत होगी, आप 30 लाख रुपए लेकर आइए, फिर हम यूनिवर्सिटी बनाते हैं। बड़े पैमाने पर फंड इकट्ठा किया गया, उसकी कार्रवाई शुरू की गई। जाहिर है कि मुसलमानों ने दिल खोल कर पैसा दिया, फंड इकट्ठा किया, लेकिन उसमें गैर मुस्लिम लोगों ने भी मदद की, जैसा हमेशा होता है, आज भी होता है। और कुल मिलाकर इस तरह से साल 1920 में कानून के द्वारा, स्टैच्यू द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। ये एक पेच है जो आज हमें परेशान कर रहा है विश्वविद्यालय को लेकर, क्योंकि स्टैच्यू द्वारा यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। इसी कानून की धारा 3 और 4 के द्वारा जो 3 बॉडीज थी विश्वविद्यालय कायम होने से पहले मुस्लिम लोगों की, उनको डिसॉल्व कर दिया गया, या वॉलेंटरली उन्होंने अपने आप को यूनिवर्सिटी में सरेंडर कर दिया। वो 3 बॉडी कौन कौन सी थी? मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज नंबर 1, जो कि कॉलेज था, वो यूनिवर्सिटी में मर्ज हो गया, डिसॉल्व हो गया इस तरह से। दूसरा,
द मुस्लिम यूनिवर्सिटी एसोसिएशन, जो यूनिवर्सिटी की बनाने के लिए एक एसोसिएशन बनाई गई थी, और तीसरा मुस्लिम यूनिवर्सिटी फाउंडेशन, जिन्होंने फंडिंग वगैरह की। तो इन तीनों संस्थाओं को यूनिवर्सिटी एक्ट बनने के बाद, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट 1920 बनने के बाद धारा 3(4) में दिए गए प्रावधान के अनुसार वॉलेंटरली समाप्त कर दिया गया। ये भी एक बड़ा मिस्टेक हुआ, या उस समय के लोगों ने नहीं सोचा था कि हालात इस तरह के आएंगे कि इन्हीं चीज़ों को कानूनी दांवपेच में लाया जाएगा। यह भी एक मुद्दा है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। तो जो भी चल संपत्ति इन तीनों बॉडीज के पास थी वो यूनिवर्सिटी को उन्होंने वॉलेंटरली दे दी। आगे बढ़ते हैं। एक्ट की धारा 23 के अनुसार यूनिवर्सिटी एक्ट में प्रावधान किया गया था कि इसके मैनेजमेंट के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए एक कोड बनाया जाएगा। और धारा 23(1) में सब क्लॉज 1 में ये कहा गया था कि इस कोड का कोई सदस्य गैर मुस्लिम नहीं होगा, यानी कि मुस्लिम लोगों की समिति बनाई जाएगी जो इसको एडमिनिस्टर करेगी, मैनेज करेगी। धारा 23(2) के अनुसार सुप्रीम कोर्ट गवर्निंग बॉडी की स्थापना की गई, और 23(3) के अनुसार कोर्ट को स्टैच्यू अर्थात कानून या नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी। तो यानी कि जो कोर्ट था वो उस समय यूनिवर्सिटी के संचालन में सुप्रीम पावर थी, उसके पास सारी शक्तियां थी। भारत के गवर्नर जनरल को लॉर्ड रेक्टर बनाया गया। लॉर्ड रेक्टर कोर्ट का सबसे बड़ा पद हुआ करता था, जिसके बिना ना कोई नया कानून बन सकता था, ना संशोधन हो सकता था। ये सब ठीक ठाक रहा। 1920 में यूनिवर्सिटी स्थापित हो गई, अगले 31 साल तक चलता रहा। लेकिन साल 1951 में जब संविधान अस्तित्व में आया, देश आज़ाद हो चुका था, तब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, और जहां पर इस एक्ट के द्वारा लॉर्ड रेक्टर के स्थान पर विजिटर का एक पद बनाया गया, और इसी विजिटर को लॉर्ड रेक्टर की सारी शक्तियां दे दी गई। ये 1991 के अमेंडमेंट से हुआ। साथ ही अब धारा 23, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट 1920 की धारा 23 सब क्लॉज 1 में प्रोविजन किया गया था कि कोई गैर मुस्लिम कोर्ट का मेंबर नहीं होगा, उसको डिलीट कर दिया गया। यानी कि अब कोर्ट का मेंबर मुसलमान भी हो सकता है, जिसका नतीजा ये हुआ, सीजीआई ने इस पर हैरत भी जाहिर की कि अब कोर्ट के कुल 180 मेंबर्स में से 37 गैर मुस्लिम हैं, बाकी गैर मुस्लिम हैं। फिर इसके बाद बात यहीं नहीं खत्म हुई। साल 1965 में दूसरा अमेंडमेंट लाया गया, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 1965 के नाम से जाना गया। अब इसके अनुसार विश्वविद्यालय की सुप्रीम गवर्निंग बॉडी नहीं रही। कोर्ट जो सुप्रीम गवर्निंग बॉडी थी, अब वो नहीं रही। इसके स्थान पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल को लाया गया। एग्जीक्यूटिव काउंसिल को वो शक्तियां दी गई जो कोर्ट के पास थी। अब कोर्ट केवल विजिटर द्वारा नामित बॉडी बनकर रह गई थी। कोर्ट जो इसको पहले सारी शक्तियां थी, अब उनका नॉमिनेशन भी विजिटर द्वारा किया जाता है। इन्हीं दोनों संशोधनों को साथ लेकर साल 1967 में एस अजीज बाशा द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई। अब एस अजीज बाशा इंपॉर्टेंट जजमेंट है, जिसके गिर्द ये सारा मामला घूम रहा है। उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो बात बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की उस वक्त की बेंच ने बाशा की याचिका को खारिज करते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान मानने से इनकार कर दिया। उस समय सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने माना कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुसलमानों द्वारा स्थापित नहीं की गई थी, न ही उसका एडमिनिस्ट्रेटर मुस्लिम द्वारा किया जा रहा था, उसका एडमिनिस्ट्रेशन मुसलमानों द्वारा नहीं किया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय बाशा जजमेंट में ये माना था कि 1951 और 1965 कानूनों द्वारा जो संशोधन किए गए हैं वो संसद द्वारा किए गए हैं, इसलिए वो विधि सम्मत हैं, अल्ट्रा वायरस नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूरे केस को ये एक लाइन डिसाइड कर सकती है। क्योंकि आगे आके जो गलती की गई है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा की गई है, जिस पर ये सारा मामला हुआ है। अब होता क्या है, बाशा केस में चलिए सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस बेंच ने नहीं माना कि अल्पसंख्यक संस्थान है। सरकार कानून बनाकर कानूनों में संशोधन करती है, नए कानून मिलाती है।
सरकार ने ऐसा ही किया। साल 1981 में तीसरा कानून लाया गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 1981, और सरकार ने इस कानून के द्वारा एएमयू को माइनॉरिटी का दर्जा दे दिया। अब 1981 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय माइनॉरिटी का दर्जा ले चुका है, ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इससे ऊपर भाषा में जो सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी में 2 लाइन कही थी वो भी याद रखिएगा कि उन्होंने ये कहा था कि चूंकि 1951 और 1965 संसद द्वारा किए गए संशोधन है, इसलिए वे कानून सम्मत हैं, कानून के विपरीत नहीं है, कानून के बरखिलाफ नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। तो 1981 में जो सरकार द्वारा अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया, माइनॉरिटी का दर्जा दिया गया, वो बरकरार रहा, कोई दिक्कत नहीं आई। दिक्कत कब आई? दरअसल साल 2005 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने एक एंट्रेंस एग्जाम कराया मेडिकल पीजी सीट्स के लिए। उसमें उन्होंने पीजी की 50% सीट्स मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व कर दी, क्योंकि उनके पास माइनॉरिटी स्टेटस था, माइनॉरिटीज के लिए बनाई गई थी। लेकिन हो ये रहा था कि मुस्लिम बच्चे वहाँ नहीं आ पा रहे थे, जबकि इसका मकसद मुस्लिम बच्चों को एजुकेशन में आगे लाना था। इसलिए उन्होंने 50% सीटें मुस्लिम बच्चों के लिए आरक्षित कर दी, जिसके खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष डॉक्टर नरेश अग्रवाल व 4 अन्य डॉक्टर्स ने पेटिशन फाइल की। डॉक्टर नरेश अग्रवाल की पेटिशन मुख्य पेटिशन मानी गई, जो कि 3745 साल 2005 टाइटल था इसका, डॉक्टर नरेश अग्रवाल व अन्य वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। देखिए, अक्टूबर 2005 में पेटिशन फाइल की गई है, और नहीं सॉरी 2005 में, साल 2005 में, अक्टूबर में नहीं, अक्टूबर में जजमेंट आया, और 4 अक्टूबर 2005 को ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एकल बेंच द्वारा याचिका को स्वीकार करते हुए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक का दर्जा समाप्त कर दिया गया। यहां एक लाइन ध्यान देने की है। न्यायमूर्ति श्री अरुण टंडन ने अपने निर्णय में कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अमेंडमेंट एक्ट 1981 के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा एस अजीज भाषा में दिया गया निर्णय अच्छा है और अभी कायम है। अब आप समझ लीजिएगा, जब अजीज भाषा का निर्णय आता है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो संविधान ने संशोधन किए वो सही है, चूंकि संविधान ने संशोधन किए हैं। लेकिन यहाँ पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एकल बेंच ये कहती है कि संसद ने भले 1981 में उसको दोबारा उसको अल्पसंख्यक संस्था का दर्जा दे दिया हो, लेकिन तब भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय 1967 वाला अभी भी कायम है, गुड है। तो 2 कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई है। मैंने कहा कि इसी लाइन पर ही पूरा केस डिसाइड हो सकता है। कुल मिलाकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को संविधान के अनुच्छेद 30 के अनुसार अल्पसंख्यक संस्थान मानने से इनकार कर दिया। अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस निर्णय के खिलाफ साल 2006 में उस समय के तत्कालीन रजिस्ट्रार प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका फाइल की गई। देखिए, मैंने एक बात और कही कि 2005 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सामने याचिका लाई जाती है, 2005 में उसको निर्णय भी कर दिया था 5 अक्टूबर को। लेकिन 6 अक्टूबर को जो फैजान मुस्तफ़ा ने याचिका दायर की थी, स्टूडेंट्स यूनियन भी उसमें पार्टीज बने बाद में हैं, वो आज तक भी डिसाइड नहीं हुई। 2005 से 6 से लेकर अब तक कई सारे 10 CJI आए हैं, रिटायर हुए, लेकिन किसी ने उसको नहीं छुआ। बस बीच में एक बार 2009 में उसको लार्जर बेंच को सुपुर्द किया था, तब भी उस पर सुनवाई नहीं हुई। पहली बार अब चीफ जस्टिस डॉक्टर DY चंद्रचूड़ ने इस याचिका को छेड़ा है और उन्होंने 9 जनवरी से सुनवाई इस पर शुरू की। लगातार 3 दिन सुनवाई चलने के बाद मैं पहले ही बता चुका हूँ, अब सुनवाई स्थगित है फिलहाल 23 जनवरी तक। अगली हियरिंग जो होगी 23 जनवरी को होगी। 3 दिन फुल डे इस पर हियरिंग हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट राजीव धवन, ओल्ड बॉयज यूनियन की तरफ से कपिल सिब्बल याचिकाकर्ता ही हैं सब, और फरासत अली ने शानदार बहस की। खास तौर से मैं कपिल सिब्बल के यहाँ जिक्र करना चाहूँगा, उन्होंने बहुत अच्छी बहस की। अब देखिए, सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने जो बहस की है वो भी आप समझ लीजिए कि उन्होंने क्या कहा। बहुत ही इमेच्योर चीज़ें आई हैं और उसका जवाब खुद CJI ने भी दिया है। तुषार मेहता साहब ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का राष्ट्रीय चरित्र है, इसलिए उसे अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा नहीं दिया जा सकता। है ना जी बात। यानी कि
अगर कोई संस्थान राष्ट्रीय चरित्र का नहीं है तो ही वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हो सकता है, और जैसे ही उसका नेशनल कैरेक्टर होता है तो उसका उस दर्जा समाप्त हो जाना चाहिए उनके मुताबिक। दूसरा, उन्होंने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय किसी विशेष धर्म का विश्वविद्यालय नहीं हो सकता, ये हमेशा से राष्ट्रीय महत्व का विश्वविद्यालय रहा है। फिर देखिएगा, जिसको उस समय सर सैयद अहमद खान ने अपना दामन फैलाकर भीख मांग मांग कर लोगों के जूते खाकर मुसलमानों के नाम पर मुसलमानों के लिए स्थापित की, उसको अब ये कह रहे हैं तुषार मेहता साहब, सॉलिसिटर जनरल साहब के किसी विशेष धर्म का नहीं है। हालांकि विशेष धर्म का है भी नहीं, वहाँ सभी धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उसका स्टेटस माइनॉरिटी स्टेटस था, होना चाहिए। यह भी कहा गया कि चूंकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सरकार से ग्रांट लेता है, देखिए सरकार से ग्रांट लेता है, इसलिए वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं हो सकता है। अब याचिकाकर्ताओं की उससे जो वकील पेश हुए, तीनों ही वकीलों ने मजबूती के साथ पक्ष रखा, खासतौर से कपिल सिब्बल साहब ने। उन्होंने अपनी बहस में लॉजिक, कानून, संवैधानिक प्रावधानों का गजब का मिश्रण प्रस्तुत किया। इन तीनों वकीलों ने, आप छोड़ दिए कि इन तीनों वकीलों ने क्या कहा, क्योंकि सीजेआई का अभी तक जो रुख रहा है आप उसको समझ लीजिएगा, वो तो एक लंबी बात है। सीजेआई खुद, उनका रुख अभी तक जो दिख रहा है वो एएमयू के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। हालांकि अंतिम निर्णय क्या आएगा वो समय बताएगा। अभी तक जो बातें हुई हैं उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। दरअसल सीजेआई के सामने कुछ मुख्य प्रश्न निकल कर आए। वो प्रश्न क्या थे, पहले प्रश्न समझ लीजिए। पहला प्रश्न, क्या गैर माइनॉरिटी द्वारा स्थापित संस्थान माइनॉरिटी का दर्जा प्राप्त कर सकता है? पहला, एक बात ये कही जा रही है कि इसकी स्थापना माइनॉरिटी द्वारा नहीं की गई, स्टैच्यू द्वारा की गई है। दूसरा, क्या कोई संस्थान जो पूर्व में स्थापित है, संविधान से पहले स्थापित है, वह माइनॉरिटी संस्थान होने का दावा कर सकता है? क्योंकि माइनॉरिटी का जो स्टेटस दिया गया अनुच्छेद 30 में दिया गया और हमारा संविधान आज़ादी के बाद लागू हुआ, ये भी आप जानते हैं। तीसरा एक प्रश्न जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिस संस्थान का दावा मेजॉरिटी द्वारा किया जा रहा है, क्या वह माइनॉरिटी दर्जा का दावा कर सकती है? चौथा, क्या राष्ट्रीय महत्व का संस्थान माइनॉरिटी का दावा कर सकता है? पांचवा, क्या सरकार से ग्रांट ले रहा संस्थान माइनॉरिटी संस्थान का दावा कर सकता है? ये कुछ मुख्य प्रश्न हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रश्न हैं। अब आप सुन लीजिएगा कि सीजेआई साहब ने क्या कहा। सीजेआई साहब ने खुद कहा, शुरुआत में पहले दिन से वो कह रहे हैं, पहले दिन उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक संस्थान का कुछ प्रबंध गैर अल्पसंख्यक के हाथ में अगर चला भी जाता है तो इससे उसका अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा समाप्त नहीं होता। यानी कि जैसा सॉलिसिटर जनरल द्वारा ये कहा गया था कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन, या भाषा वाले निर्णय कहा गया था कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन माइनॉरिटी द्वारा नहीं किया जा रहा, तो इसको काउंटर किया है एक तरह से। सीजेआई ने कहा कि अगर उसका कुछ प्रबंध गैर मुस्लिमों के हाथ में चला भी जाता है तब भी उसका माइनॉरिटी का स्टेटस समाप्त नहीं होता। ये उनके पक्ष की बात है। दूसरा, उन्होंने कहा कि किसी भी संस्थान को चलाने के लिए कुछ आवश्यक एलिमेंट हैं। अब वो एलिमेंट समझ लिए क्या कह रहे हैं, जो संस्थान के अस्तित्व के लिए जरूरी हैं। तो सीजेआई ने वो एलिमेंट क्या बताया? पहला, कोई भी संस्थान सरकार से जमीन ग्रांट लिए बगैर स्थापित नहीं हो सकता। सीजेआई साहब का कहना है कि जहां पर आप यूनिवर्सिटी स्थापित कर रहे हैं तो जाहिर है उसके लिए सरकार जमीन देगी, हालांकि एएमयू के संबंध में वैसा भी नहीं हुआ। दूसरा, उन्होंने कहा बिना सरकारी ग्रांट के, बिना सरकारी एड के कोई संस्थान नहीं चल सकता। जैसे कि तुषार मेहता साहब ने कहा कि वो सरकारी ग्रांट लेता है, सरकारी एड लेता है, इसलिए वो माइनॉरिटी का दर्जा नहीं ले सकता, तो उसको भी सीजेआई ने काउंटर कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई संस्थान ग्रांट ले रहा है सरकार से तो वह माइनॉरिटी का स्टेटस नहीं खो सकता, चूंकि संविधान के अनुच्छेद 30(2) में ये साफ कहा गया है कि कोई भी सरकार किसी धर्म या उसके नेचर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी, ग्रांट देते हुए या एड देते हुए। तीसरा, सीजेआई ने कहा इसके अलावा रिकॉग्निशन और एफिलिएशन भी चाहिए। अब चूंकि रिकॉग्निशन और एफिलिएशन के लिए उस समय यूजीसी भले ही नहीं थी, लेकिन सरकार ने कानून बनाकर 1920 में यूनिवर्सिटी की स्थापना की। अगर प्राइवेट लोग भी यूनिवर्सिटी बना सकते थे, प्राइवेट लोग भी यूनिवर्सिटी बना सकते थे, लेकिन फिर वो अपनी डिग्री की मान्यता का क्लेम नहीं कर सकते थे उस समय, इसलिए उन्होंने सरकार के द्वारा उसको स्थापित कराया। फाइनली क्या कहा वो मैं पढ़ देता हूँ। फाइनली सीजेआई साहब ने कहा, एन institution is regulated by statutory provision. A statute give color of an incorporated body. It does not take it away its minority status. जैसा कि बार बार कहा जा रहा है कि इसकी स्थापना माइनॉरिटी द्वारा नहीं की गई, बल्कि बातों को घुमाया जा रहा है, कंफ्यूज किया जा रहा है। सारी स्थापना इसमें तो पैसा तक माइनॉरिटी का लगा हुआ है,
1920 में जब सरकार ने कहा था कि 30 लाख रुपए लाइए, उस समय 30 लाख तो बहुत बड़ी अमाउंट थी, लेकिन उन्होंने ला के दिया, ज़मीनें भी दी, तो माइनॉरिटी ने स्थापित किया। लेकिन ये सिर्फ उसको आधार बनाते हैं कि स्टैचू बनाकर, कानून बनाकर इसको यूनिवर्सिटी बनाया गया, इसलिए ये कहते हैं कि माइनॉरिटी ने इसकी स्थापना नहीं की। तो उसको सीजे साहब क्या कहते हैं, मैं फिर पढ़ूंगा, फिर आप ध्यान दीजिएगा। एन इंस्टीट्यूशन इज रेगुलेटेड बाय द स्टैट्यूटरी प्रोविजन, ए स्टैचू गिव कलर ऑफ एन इनकॉर्पोरेटेड बॉडी, इट डज नॉट टेक इट अवे इट्स माइनॉरिटी स्टेटस। उनका साफ साफ कहना है कि जब आप कोई संस्थान बनाते हैं तो उसके लिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी चाहिए, कोई कानून चाहिए, संसद चाहिए या यूजीसी चाहिए, और वही इसको एक इनकॉर्पोरेटेड बॉडी का कलर देती है। उसके बिना आप इनकॉर्पोरेटेड नहीं हो सकते, यानी कि आप एज ए यूनिवर्सिटी या एज ए कंपनी होते ही इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकते, और इस सब से आपका माइनॉरिटी का स्टेटस नहीं छिन जाता। लेकिन अभी सुनवाई चल रही है। फिलहाल अगली हियरिंग 23 जनवरी को होनी है। अगले किसी वीडियो में हम एस अजीज बादशाह केस पर भी डिटेल में चर्चा करेंगे। मैं आपका दिल से शुक्र अदा करता हूं कि अगर आपने मेरी छोटी सी इस मेहनत को स्वीकार किया, कबूल किया और आपने वीडियो आखिर तक देखा। ये कुछ कागज़ हैं जो मैंने खुद तैयार किए हैं, ये पढ़ी पढ़ाई नहीं है, कहानी सुनी सुनाई नहीं है। मैंने इस पर काम करके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से अपनी मोहब्बत, अपने लगाव की वजह से ये वीडियो तैयार किया। हालांकि बदकिस्मती से मैं वहाँ का AMU का स्टूडेंट नहीं रहा, ये मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी बदकिस्मती मानता हूँ। यहाँ पैदा होने के बाद उत्तर प्रदेश में, और मैं AMU का स्टूडेंट नहीं रहा, फिर भी मुझे उससे उतना ही प्यार है जितना AMU से फारिग किसी स्टूडेंट को होगा। आपने वीडियो आखिर तक देखा। ख़त्म करने से पहले मैं बता दूँ, AMU के स्टूडेंट्स सिर्फ मुसलमान नहीं हैं, बड़ी तादाद में 50% या उससे ज़्यादा गैर मुस्लिम हिंदू, सिख, ईसाई लोग भी वहाँ से पढ़कर एडवोकेट बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। इसलिए इस पूरे एपिसोड को बिल्कुल भी हिंदू और मुसलमान की नज़र से ना देखें। लेकिन चूँकि माइनॉरिटी का स्टेटस या माइनॉरिटी का प्रावधान भारत के संविधान ने दिया है, ताकि माइनॉरिटी को, उनके कल्चर को आगे बढ़ाया जा सके, हमारा संविधान प्रावधान करता है, उसी पर ये चर्चा हुई है। एक बार फिर से वीडियो आपने आखिर तक देखा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।